Hello students, welcome to our new lecture based on the topic surface chemistry। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री पूरी तरह से एक लर्निंग वाला टॉपिक है और सरफेस केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सरफेस केमिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, हाँ, लेकिन ये है एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट कह सकते हैं और बिल्कुल नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो आ सकते हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। ओके, जैसे मैंने यहाँ बना भी रखा है पूरा, तो पूरे चैप्टर को सरफेस केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एडसॉर्प्शन थ्योरी नंबर 1, कैटालिसिस थ्योरी नंबर 2 एंड नंबर 3 इज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी है, ये वाला। ओके, लर्निंग इसमें भी है बट लर्निंग के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी है। और ये वाला जो पार्ट है ये प्योर लर्निंग है, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लर्न करने वाला पोर्शन है। तो इस लेक्चर में हम लोग एडसॉर्प्शन थ्योरी पे ही ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यहीं पर समझने वाला सबसे ज्यादा रोल प्ले होता है, तो यहां पर ही सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें मिलेंगी। इसके बाद एडसॉर्प्शन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इसके कुछ टॉपिक हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के। कैटालिसिस थ्योरी पढ़ने में आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, कैटालिसिस थ्योरी में कुछ भी नहीं है। कैटलिस्ट क्या होता है आप भी जानते हैं, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, यानी ऑल्टर कर दे। पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, यही सारी चीजें, ऑटो कैटलिस्ट, इंड्यूस कैटालिसिस। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, आप एक बार अगर पढ़ भी लोगे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें बहुत कुछ पूछा जाने लायक आता है, तो आपको लगेगा ही ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कैटालिसिस थ्योरी अगर आपके पास टाइम बच जाए तो ही आप इसको टाइम दीजिएगा, अदरवाइज सरफेस केमिस्ट्री में आप सबसे ज्यादा टाइम एडसॉर्प्शन थ्योरी को दीजिएगा और उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन को दीजिएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन के भी कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको ही पढ़ लीजिए, इसके अलावा पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया, एडसॉर्प्शन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपको पढ़ना है इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलाइडल सॉल्यूशन के, और ये वाला पोर्शन आपको पढ़ना ही नहीं है, या अगर आपके पास टाइम मिल जाए तो आपको बस रीडिंग लगा लेना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम एडसॉर्प्शन थ्योरी से। तो एडसॉर्प्शन थ्योरी होता क्या है? तो सबसे पहली बात तो एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? ये एडसॉर्प्शन है डी, ओके, और एक होता है एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन क्या होता है? बल्क फिनोमिना, और एडसॉर्प्शन क्या होता है? सरफेस फिनोमिना। एडसॉर्प्शन का मतलब ही हो गया सरफेस फिनोमिना और एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया? बल्क फिनोमिना। जैसे कि एडसॉर्प्शन का कोई एग्जांपल, तो एडसॉर्प्शन का कोई एग्जांपल, एब्सॉर्ब करना तो आप समझते हैं, एब्सॉर्ब करने में क्या होगा? बल्क फिनोमिना यूज होगा, है ना? तो बल्क फिनोमिना यूज होगा और एडसॉर्प्शन वाले में सरफेस फिनोमिना। तो सरफेस फिनोमिना कैसे अलग हो सकता है बल्क फिनोमिना से, इसका कोई एग्जांपल। तो इसका एक एग्जांपल मैं बेसिक सा लेता हूं, जैसे कि चॉक। अगर मैं चॉक को इंक में डिप करा दूं, तो चॉक को अगर मैं इंक में डिप कराऊंगा तो क्या होगा? जैसे ब्लू कलर की इंक है और ब्लू कलर की इंक में मैंने चॉक को डिप करा दिया, तो चॉक ऊपर से तो ब्लू हो जाएगी, यानी सरफेस पे उसके इंक के पार्टिकल आ गए, ओके। बट अगर मैं चॉक को ब्रेक करके देखूंगा तो अभी भी मुझे व्हाइट चॉक व्हाइट ही दिखेगी, यानी कि ये सिर्फ सरफेस पे ही मॉलिक्यूल्स आए इंक के, बल्क में नहीं गए, यानी चॉक के अंदर तक नहीं गए ये पार्टिकल्स। तो इसे हम कहेंगे सरफेस फिनोमिना। तो जब कभी भी हम चॉक को इंक में डिप कराते हैं, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सरफेस फिनोमिना, और यही है एग्जांपल एडसॉर्प्शन का। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। एग्जांपल दूसरा हम लेते हैं, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम मार्केट में कोई भी खरीदते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, कुछ भी, तो वो जिस कार्टन में पैक होकर आता है उसके अंदर कुछ पैकेट्स होते हैं सिलिका जेल के।
अब वो सिलिका जेल किस काम के लिए होता है? नॉर्मली हम यूज करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हैं, इसको यूज करते हैं और बाकी सिलिका जेल को फेंक देते हैं, बट ये सोचते भी नहीं है। बट जरा सोचिए आखिर ये क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि सिलिका जेल क्या होता है, सिलिका जेल मॉइस्चर को एडसॉर्ब करेगा, एब्सॉर्ब नहीं करेगा, एडसॉर्ब करेगा। तो वो पैकिंग कब हुई और कब बिकेगा ये किसी को नहीं मालूम। तो इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कार्टन में पैक किए जा रहे हैं उनके साथ साथ सिलिका जेल के पैकेट जो रखे जा रहे हैं, तो उस कार्टन के अंदर जितना मॉइस्चर होगा वो सारा का सारा मॉइस्चर सिलिका जेल क्या करेगा, अपनी सरफेस पर एब्सॉर्ब कराएगा। इससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड कैसा रहेगा, सेफ रहेगा। तो यहां पर जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर सिलिका जेल की सरफेस पे जाता है तो इसको क्या कहेंगे, एडसॉर्प्शन। लेकिन उस सिलिका जेल के बल्क पार्टिकल्स में नहीं जाता है, यानी बल्क पार्टिकल्स का मतलब उसके अंदर तक नहीं जाता है। जबकि अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड अगर मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेगा तो क्या होगा, यहां बल्क फिनोमिना होगा, मॉइस्चर अंदर तक कैल्शियम क्लोराइड के अंदर तक चला जाएगा। तो यानी कि यहां पर बल्क फिनोमिना हुआ। तो जब कभी भी बल्क फिनोमिना होता है तो उसको एब्सॉर्प्शन बोलते हैं, और जब सरफेस फिनोमिना होता है तो उसे एडसॉर्प्शन बोलते हैं। ओके, तो एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में तो डिफरेंस समझ में आ गया। अब एडसॉर्प्शन में और क्या क्या टर्म्स हैं? तो एडसॉर्प्शन के अंदर एक टर्म होता है एडसॉर्बेंट और एक होता है एडसॉर्बेट। अब ये एडसॉर्बेंट और बेट क्या होता है, जिसकी सरफेस पर एडसॉर्प्शन हुआ है उसे कहते हैं एडसॉर्बेंट, और जिस पार्टिकल का एडसॉर्प्शन हुआ है उसे बोलते हैं एडसॉर्बेट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जिसकी सरफेस पर एडसॉर्प्शन होता है उसे कहते हैं एडसॉर्बेंट, और जिस पार्टिकल का एडसॉर्प्शन होता है उसकी सरफेस पर, तो वो बोले जाते हैं, उन पार्टिकल्स को बोला जाता है एडसॉर्बेट। इस बात को आप बार बार पढ़ोगे और बार बार कंफ्यूज होगे। तो कोई भी एक एग्जांपल आप रख लो अपने पास, जैसे चॉक वाला। तो चॉक को आपने डिप कराया इंक में, तो चॉक की सरफेस पर इंक के पार्टिकल्स आ गए। तो सरफेस किसकी यूज हुई एडसॉर्प्शन के लिए, चॉक की। तो चॉक क्या कहलाएगा, एडसॉर्बेंट। और इंक के पार्टिकल जो चॉक की सरफेस पर आकर एडसॉर्ब हुए हैं, वो इंक के पार्टिकल्स, इंक के मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, एडसॉर्बेट। तो एडसॉर्बेट कौन हुआ, इंक वाले पार्टिकल, और एडसॉर्बेंट कौन हुआ, चॉक। ओके, तो जिसकी सरफेस यूज हुई वो एडसॉर्बेंट, जिसके पार्टिकल का एडसॉर्प्शन हुआ उसे क्या कहेंगे, एडसॉर्बेट। ओके, अब एक टर्म आता है डिसॉर्प्शन और सॉर्प्शन। अब ये सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन क्या है, तो पहले आप समझिए सॉर्प्शन क्या होता है। तो सॉर्प्शन का मतलब है कि एक ऐसा केस जिसमें एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों हो रहा हो। तो जब कभी भी एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन दोनों होता है तो उसे हम कहते हैं सॉर्प्शन, SORPTION। अब ये सारी डेफिनेशंस मैं लिख दूंगा। तो सॉर्प्शन, अब इसका कोई एग्जांपल, जैसे आप कॉटन को इंक में डिप कराओ। जब आप कॉटन को इंक में डिप कराओगे तो कॉटन की सरफेस पर भी इंक आएगी और बल्क में भी इंक जाएगा। इसका मतलब कि यहां पर एब्सॉर्प्शन भी हुआ और एडसॉर्प्शन भी हुआ, तो ये कहलाएगा सॉर्प्शन। ओके, अब रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब्ड पार्टिकल, अब फिर से आ जाइए एडसॉर्प्शन पर। तो रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब्ड पार्टिकल इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। जैसे इंक के पार्टिकल चॉक की सरफेस पर आ गए, अब वही इंक के पार्टिकल अगर चॉक की सरफेस से रिमूव किए जाएं किसी भी तरीके से, तो इस फिनोमिना को बोला जाता है डिसॉर्प्शन। तो ये कुछ बेसिक से कॉमन टर्म है, एब्सॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट। तो एडसॉर्प्शन थ्योरी को समझने के लिए ये कॉमन टर्म्स का समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब आप ये सारे पॉइंट्स लिख लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। सम कॉमन टर्म्स, जितने भी टर्म्स मैंने आपको समझाए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कॉमन टर्म है एब्सॉर्प्शन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, बल्क फिनोमिना को बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। ओके, ये ए बी वाला एब्सॉर्प्शन। और नेक्स्ट आते हैं एडसॉर्प्शन, इसीलिए मैंने डी अलग कलर से लिखा है। तो एडसॉर्प्शन का मतलब क्या है, सरफेस फिनोमिना।
तो देखिए सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या है? द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन डिफरेंट कंसंट्रेशन एट द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का एडसॉर्प्शन हो रहा होगा और किसी दूसरे की सरफेस पे उसके पार्टिकल्स जाकर बैठ रहे होंगे, जैसे इंक के पार्टिकल जाकर बैठ रहे हैं चॉक की सरफेस पर। तो वही चीज बताया गया है, द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन डिफरेंट कंसंट्रेशन एट द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। मैंने यहां पर एग्जांपल भी वही लिखा है, चॉक डिप्ड इन इंक, और दूसरा एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था एडसॉर्प्शन ऑफ सिलिका जेल। ओके, नोट कर लेंगे यहां तक। अगले पॉइंट पे आते हैं, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट क्या होता है? ये बात मैंने आपको पहले ही बताई, जिसकी सरफेस यूज हुई एडसॉर्प्शन में उसको बोलेंगे एडसॉर्बेंट, और जिस पार्टिकल का एडसॉर्प्शन हुआ उसको बोलेंगे एडसॉर्बेट। तो देखिए क्या लिखा है, द सब्सटेंस व्हिच गेट एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एडसॉर्बेट। ओके, और दूसरा एडसॉर्बेंट क्या होता है? द सब्सटेंस हुज सरफेस एडसॉर्ब, जिसकी सरफेस एडसॉर्प्शन में यूज हुई हो, whose surface absorb molecular species of another substance is called adsorbent। जिसकी सरफेस यूज हुई एडसॉर्बेंट, जिस पार्टिकल का एडसॉर्प्शन हुआ एडसॉर्बेट। सॉर्प्शन, in certain cases both adsorption and absorption takes place simultaneously, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं सॉर्प्शन। सॉर्प्शन में एग्जांपल कॉटन डिप्ड इन इंक। ओके, डिसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन की वजह से जो पार्टिकल सरफेस पर आए हैं इनका रिमूवल, यानी द रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सबसरफेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। यही है टर्म डिसॉर्प्शन। एक टर्म और सीखना है, ऑक्लूजन क्या होता है? जब कोई गैस किसी मेटल की सरफेस पर आकर एडसॉर्ब होती है, एडसॉर्ब होती है, तो इसी टर्म को बोलते हैं ऑक्लूजन। जैसे हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह यूज किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या यूज करते हैं, जैसे किसी एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करा देते हैं, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम, या वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम। तो आखिर ये होता क्या है? निकेल या प्लैटिनम की सरफेस पर सबसे पहले हाइड्रोजन गैस जाएगी। तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन गैस आएगी, तो एक वीक वॉन्डरवॉल फोर्स के थ्रू इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। ओके, तो ये प्लैटिनम क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा वाया वीक वॉन्डरवॉल फोर्स, और फिर इस H2 के अंदर ये जो H सिंगल बॉन्ड H है इसकी ब्रेकिंग होगी, और ये H और H की बॉन्डिंग बन जाएगी प्लैटिनम के साथ, यानी स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो ये हाइड्रोजन गैस इसकी सरफेस पर आकर एडसॉर्ब हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्लूजन। लेकिन याद रहे, ऑक्लूजन में किसी गैस का एडसॉर्प्शन होना चाहिए और किसी मेटल की सरफेस पर, तो उसी को बोलते हैं ऑक्लूजन। तो लिख लेंगे, द एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्लूजन। हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ निकेल प्लैटिनम। ओके, ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ये अपने अगले टॉपिक में भी काम आएगा। वो कैसे? एक्चुअल में एडसॉर्प्शन दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल एडसॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एडसॉर्प्शन। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन यानी फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन यानी केमिकल एडसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। तो अब अपने को उन्हीं के बीच में डिस्टिंग्विश पढ़ना है। ओके, यहां तक नोट कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। तो देखिए एडसॉर्प्शन दो तरह के होते हैं, फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन। तो आप हेडिंग डाल देंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन कहते हैं और केमिकल एडसॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन कहते हैं। ये स्पेलिंग है, केमिसॉर्प्शन का मतलब केमिकल एडसॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन का मतलब फिजिकल एडसॉर्प्शन। ओके, फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या होता है? फिजिकल एडसॉर्प्शन में
एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्स से अट्रैक्शन होता है। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे, कॉज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर वॉन्डरवॉल फोर्स, कॉज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर वॉन्डरवॉल फोर्स। ओके, अब केमिकल ऑप्शन में देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनते हैं, तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, केमिकल ऑप्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और फिजिक्स ऑप्शन में वॉन्डरवॉल फोर्स होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में नेचर ऑफ गैस यानी कि नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पे डिपेंड करता है। जितनी इजीली लिक्विफिएबल गैस होगी वो उतनी जल्दी एड्सॉर्ब हो जाएगी, तो ये पॉइंट भी मेंशन कर देंगे, इजीली लिक्विफिएबल गैसेस आर एड्सॉर्ब्ड इजीली। ओके, जबकि अगर मैं केमिकल ऑप्शन में देखूं तो एड्सॉर्प्शन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, यानी कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड अपॉन बोथ द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एज वेल एज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं, जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है, जब कोई बॉन्ड फॉर्म होगा तो हीट एनर्जी रिलीज होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर क्योंकि वीक वॉन्डर वॉल फोर्स होता है तो हीट एनर्जी जो रिलीज होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है, स्मॉल होता है। और यहां पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनता है तो यहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कैसा होगा, लार्ज। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं, फिजिक्स ऑप्शन में एक्चुअल में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है, यानी कि एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर एक लेयर आ गई एड्सॉर्बेट की, फिर दूसरी भी आएगी, तीसरी भी आएगी, इस तरह से, तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनेगी। जबकि केमिकल ऑप्शन में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनता है, तो वहां पर एक ही लेयर बनेगी, यानी वो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर होगी। किसके किसके बीच में, एड्सॉर्बेंट जिसकी सरफेस पर एड्सॉर्बेट जिसके पार्टिकल एड्सॉर्ब होंगे उनके बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, तो एक यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनेगी। और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड नहीं है, जस्ट सिंपली वीक वॉन्डरवॉल फोर्स है, तो यहां पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनेगी। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर और यहां पर यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अकर्स एट लो टेम्परेचर। फिजिकल एड्सॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये वॉन्डरवॉल फोर्स खुद ही टूटने लग जाएगा। ओके, तो हाई टेम्परेचर पे ये वॉन्डरवॉल फोर्स खुद ही नहीं बना रहेगा, यानी कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, ये ग्राफ किस चीज का है, ये ग्राफ मैंने बनाया है x/m वर्सेस टेम्परेचर T, और यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार, आइसो माने सेम, बार माने प्रेशर, यानी प्रेशर कांस्टेंट होने पर x/m वर्सेस T के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। T तो टेम्परेचर है और ये x और m क्या है, तो देखिए x है मास ऑफ एड्सॉर्बेट जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और जिसकी सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है ये उसका मास है m, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो ये दोनों नोट कर लीजिएगा। ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन में आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट कम होता जा रहा है। तो अकर्स एट लो टेम्परेचर, पहला पॉइंट, एंड इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये साफ साफ अपने को दिखाई दे रहा है। ओके, इसी तरह से इधर आ जाते हैं, तो x और m वही है, प्रेशर यहां पर भी कांस्टेंट है, तो एड्सॉर्प्शन आइसोबार बनाया गया केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं शुरुआत में क्या होगा, ये इंक्रीज होता है, अप टू सम एक्सटेंट तक इंक्रीज होता है, तो इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यहां और आगे लिख लेंगे अप टू सम एक्सटेंट, अप टू सम एक्सटेंट। ओके, ऐसा क्यों हुआ कि इनिशियली तो इंक्रीज हुआ बाद में डिक्रीज हुआ, इनिशियली इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि शुरुआत में इसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो यहां लिख लेंगे रीजन, बिकॉज इनिशियली इट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो शुरुआत में इसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए
टेम्परेचर बढ़ाने पर x/m की वैल्यू इंक्रीज करते हुए मिलती है, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और बाद में जब वो अपना एक्टिवेशन एनर्जी फुलफिल उसकी हो जाती है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है, तो फिर उसके बाद टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो वही जो बॉन्ड बना है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, अब वही टूटना भी चालू हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो हर कोई बॉन्ड टूटेगा। तो एक टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो क्या हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन्स हुआ। कोलिजन होने से, इसके लिए थोड़ा सा काइनेटिक्स पे आना पड़ेगा। कोलिजन हुआ, कोलिजन में इफेक्टिव कोलिजन ढूंढा गया, इफेक्टिव कोलिजन से क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ट्रांजिशन स्टेट से उसने केमिकल बॉन्ड बनाया। ट्रांजिशन स्टेट तक हमने ये समझा। तो तब तक क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन बढ़ता जा रहा था, और उसके बाद जब एक्टिवेशन एनर्जी फुलफिल हो गई तो अब अपर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे। एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद अगर आप और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो केमिकल बॉन्ड आपने बनाया है वही केमिकल बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकिंग, और अगर ब्रेकिंग होगा तो एड्सॉर्प्शन का रेट, एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होने लग जाएगा। तो ये था फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। ओके, तो यहां तक नोट कर लेंगे। अब ये तो हमने देखा एड्सॉर्प्शन आइसोबार, तो एड्सॉर्प्शन आइसोबार में प्रेशर कांस्टेंट था, तब हमने एड्सॉर्प्शन को समझा। अब इसी तरीके से मुझे समझना है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब आइसो माने सेम और थर्म माने टेम्परेचर, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट करके ऐसा ग्राफ बनता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट करके कैसा ग्राफ बनता होगा। तो अब मेरे को देखना है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी कि अब मुझे जानना है x/m और P के बीच में क्या रिलेशन है। अभी हमने जाना x/m और T के बीच में क्या रिलेशन है, अब अपने को जानना है x/m वर्सेस P। ओके, प्रेशर। तो यहां तक नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, और अब अपने को देखना है x/m वर्सेस प्रेशर। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट। एड्सॉर्प्शन, फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म माने ही क्या हो गया, टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। ओके, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो x/m वर्सेस T के बीच में कैसा ग्राफ प्लॉट होगा। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में। फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से आप फिजिकल ऑप्शन भी समझा सकते हैं, केमिकल ऑप्शन भी समझा सकते हैं, बट इट मेनली एक्सप्लेन फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो ये पॉइंट मेंशन कर दीजिएगा, इट मेनली एक्सप्लेन फिजिक्स ऑप्शन। ये फिजिक्स ऑप्शन को मेनली एक्सप्लेन करता है। अब देखिए ये ग्राफ इस तरीके से क्या बन रहा है, एक्चुअल में 3 स्टेजेस हैं। ये जो आप यहां से डॉटेड तक का देख रहे हैं ये एट वेरी लो प्रेशर है, एट लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर। ओके, यहां तक है। फिर ये जो आप देख रहे हैं यहां से, ये पीएस पॉइंट के आगे से, ये वेरी हाई प्रेशर है, एट वेरी हाई प्रेशर। ओके, यहां तक और इसके आगे भी। और ये जो आप देख रहे हैं ये इंटरमीडिएट प्रेशर है, फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर, फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर ये। ओके, तो ये 3 अलग अलग स्टेज में फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को अपने को समझना है। तो 3 अलग अलग स्टेज का ये मतलब क्या हुआ, तो मतलब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ही कम है तो आप क्या देख रहे हैं, एट वेरी लो प्रेशर x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एट वेरी लो प्रेशर क्या होता जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे x/m की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो एट वेरी लो प्रेशर अपने को क्या देखने को मिला कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x/m इज इक्वल टू K इंटू P।
तो ये इक्वेशन आ गई एट वेरी लो प्रेशर। जब प्रेशर बहुत कम है तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स बाई एम। एक्स क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेट, और एम क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। जैसे कोई गैस एड्सॉर्ब हो रही है तो गैस का मास, और जिसकी सरफेस पर एड्सॉर्ब हो रही है एड्सॉर्बेंट का मास। ओके, ठीक इसी तरीके से अगले केस पे चलते हैं। एट वेरी हाई प्रेशर, पहले वेरी लो और वेरी हाई की बात कर लेते हैं। एट वेरी हाई प्रेशर, तो वेरी हाई प्रेशर पे क्या होगा? जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ाने पर एक्स बाई एम की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके आगे अब प्रेशर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। एक्स बाई एम की वैल्यू कैसी रहेगी? कांस्टेंट। यानी प्रेशर के कुछ भी वेरिएशन लाने से एक्स बाई एम की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होने वाला। यानी एक्स बाई एम कैसा हो गया? इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो एट वेरी हाई प्रेशर क्या होगा? एक्स बाई एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, और वो पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। इसको बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। तो सैचुरेटेड पॉइंट आने के बाद एक्स बाई एम की वैल्यू प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। तो ये लिख लेंगे एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 0। यानी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या लिखना है? ऐसे ही लिखेंगे। तो इसका मतलब एक्स बाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। एक्स बाई एम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट एट अ हाई प्रेशर। अब देखते हैं एट अ इंटरमीडिएट प्रेशर। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होता है? फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर ये अब देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर। तो देखिए इंटरमीडिएट प्रेशर पर ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं जा रहा है, कर्व टाइप का जा रहा है, बट इंक्रीज हो रहा है। यानी प्रेशर बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू एक्स बाई एम की वैल्यू इंक्रीज होती है। ओके, एक पॉइंट पे जाके सैचुरेशन आ जाता है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, बट इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं करती। तो इसका मतलब x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर क्या लगा देना चाहिए? 1 बाई एम। और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन आप ओपन करेंगे तो आ जाएगा k p की पावर 1 बाई एम। अब ये n क्या है? n होना चाहिए ग्रेटर देन 1, क्योंकि आप लेस देन 1 ले लेंगे तो फिर ये रीजन ही नहीं बनेगा। ओके, तो इंक्रीजिंग का बनना है तो p की पावर 1 बाई एम उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से प्रेशर बढ़ रहा होगा, उस रेट से x बाई एम की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए मैंने 1 बाई एन रख दिया, ठीक है। और n शुड बी ग्रेटर देन 1। ये बहुत ज्यादा ग्रेटर देन 1 का कोई मतलब नहीं है, n शुड बी ग्रेटर देन 1, बस इतना। ओके, तो ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर पूछा जाएगा और फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर का ये इक्वेशन होगा। यानी यहां वाले का इक्वेशन हो गया x बाई एम इज इक्वल टू k p की पावर 1 बाई n। यहां वाले का इक्वेशन हो गया x बाई एम इज इक्वल टू k, और यहां वाले का इक्वेशन हो गया, यहां वाले के लिए इक्वेशन हो गया x बाई एम इज इक्वल टू p, k इनटू p, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, ये नोट कर लेंगे यहां तक। अब देखिए यहां पर एक चीज और अपने को जान लेनी है। इसी में अगर इसमें लॉग लगा दिया जाए तो नया फंक्शन बन जाएगा। तो हमारा फंक्शन है x बाई एम इज इक्वल टू k p की पावर 1 बाई n। अगर दोनों तरफ लॉग लगा दे तो कैसा रहेगा? देखिए क्या बनता है। तो log x बाई n इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाई n log p, ये बन जाएगा। तो log x बाई n इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाई n log p। ओके, अब ये log x बाई m को अगर मैं y एक्सिस में प्लॉट करूं और log p को अगर मैं x एक्सिस में प्लॉट करूं, इस वाले को अगर मैं y एक्सिस में प्लॉट करूं, इस वाले log p को अगर मैं x एक्सिस में प्लॉट करूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? स्लोप m, यानी कि स्लोप। ओके, और ये क्या बन जाएगा? इंटरसेप्ट। ये क्या बन जाएगा? इंटरसेप्ट। तो ये ग्राफ कुछ कैसा बनेगा वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये ग्राफ log x बाई m वर्सेस log p के बीच में बना हुआ। तो log x बाई m वर्सेस log p के बीच में ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन,
पासिंग थ्रू, तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन तो नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, तो log p की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो log x by m बराबर क्या हो जाएगा? log p की वैल्यू को 0 पुट करते ही log x by m बराबर log k आ जाएगा, यानी कि यहां तक log k है और यहां से फिर ये स्ट्रेट लाइन से इंक्रीज होता जाएगा। ओके, और स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/n, m बराबर tan थीटा, वो क्या हो जाएगा? 1/n। तो ये यहां ग्राफ ये भी नोट कर लेंगे। तो ये था हमारा फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, जो कि मेनली किसे एक्सप्लेन करता है? फिजीज ऑप्शन को। इसी तरीके का एक और है लैगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, जो कि मेनली एक्सप्लेन करता है कैमीज ऑप्शन को। उस सिलेबस में हमारे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, यही मेन हमारे सिलेबस में है, बट इक्वेशन क्या होती है वो जान लीजिए बस। ओके, तो यहां तक नोट कर लीजिए और अब हेडिंग डाल दीजिए लैगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो चलते हैं लैगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म पे। तो लैगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म देखिए यहां पर ये आइसोथर्म में सबसे पहला पॉइंट तो आप लिख लेंगे, ये मेनली क्या एक्सप्लेन करता है? कैमीज ऑप्शन। तो लिख लेंगे इट मेनली एक्सप्लेन कैमीज ऑप्शन, केमिकल एडसॉर्प्शन को मेनली एक्सप्लेन करता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है और इसका इक्वेशन क्या है? तो यहां पर इक्वेशन आता है x by m is equal to AP upon 1 plus BP। ये आप नोट कर लें। ये किसके लिए है? फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर। ओके, फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर, फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर। तो यहां पर भी इसका मतलब 3 केस होंगे, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, हाई प्रेशर, है ना? तो उन्हीं केसेस को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, तो वेरी लो प्रेशर में क्या होने वाला है इसी से समझते हैं। यही फॉर्मूला हमें बताएगा एट वेरी लो प्रेशर क्या होने वाला है। x by m is equal to AP upon 1 plus BP, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए x क्या है? मास ऑफ एडसॉर्बेट, m क्या है? मास ऑफ एडसॉर्बेंट, P क्या है? प्रेशर, और A और B क्या है? लैगमुइर पैरामीटर। तो यहां पर ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा, A और B आर लैगमुइर पैरामीटर, कांस्टेंट है। तो आप सोचिए अगर फंक्शन ये है और एट वेरी लो प्रेशर की बात कर रहा है, तो प्रेशर अगर बहुत कम होगा तो इसका मतलब BP इज मच लेस देन 1। तो इसका मतलब हुआ 1 प्लस BP इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा, क्योंकि प्रेशर क्या है? बहुत लो है, तो यूनिटी में ऐड करने से कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। तो 1 प्लस BP की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी? 1। तो इसका मतलब हो गया x by m is equal to AP, यानी x by m is directly proportional to P। तो ये है फंक्शन बन गया आपका एट अ वेरी लो प्रेशर x by m की क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे फ्रेंडलिश में था वैसे ही यहां पर ये कांस्टेंट आ गया A। ओके, यहां तक नोट करिए। अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड, फॉर हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे क्या होगा? एट वेरी हाई प्रेशर, तो एट वेरी हाई प्रेशर क्या होने वाला है? आप फिर से वही फंक्शन लिख दीजिए। तो x by m is equal to AP upon 1 plus BP। अब सोचिए अगर प्रेशर बहुत हाई होगा तो इसका मतलब BP is much greater than 1, और अगर BP is much greater than 1 है तो इसका मतलब 1 जोड़ने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब हुआ 1 plus BP is approximately BP। ओके, तो x by m is equal to AP upon BP। 1 plus BP की जगह क्या लिख देंगे? BP। इससे ये P और P कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब आ गया x by m is equal to A upon B, और A upon B है क्या? एक तरीके से कांस्टेंट। तो x by m क्या हो गया? कांस्टेंट। ये भी फ्रेंडलिश में ऐसे ही देखा था हमने। एट सैचुरेशन प्रेशर के बाद क्या होता था? प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता था, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ? x by m is independent of pressure,
यहां तक तो देखिए बिल्कुल ये किसकी तरह आया, फ्रेंडलिच की तरह। और इंटरमीडिएट प्रेशर पर थोड़ा सा बदल गया, इंटरमीडिएट प्रेशर पर AT अपॉन 1 प्लस BP यूज करना है। ओके, जहां पर A और B क्या है, लैगमुइर पैरामीटर। ओके, यहां तक नोट कर लीजिए। इसमें भी आप लॉग लगा सकते हैं बट उसकी कोई जरूरत नहीं, आप इतना ही समझ लो, यही बहुत है। तो ये था फ्रेंडलिच एंड लैगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, आइसोथर्म का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट। ये आइसोथर्म और आइसोबार में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, आइसोथर्म और आइसोबार में क्या डिफरेंस होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब अपने को एडसॉर्प्शन थ्योरी में एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है। एडसॉर्प्शन थ्योरी में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन नेक्स्ट हेडिंग, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड। किसी गैस का सॉलिड की सरफेस पे अगर एडसॉर्प्शन हो रहा है तो ऐसे में कौन कौन से फैक्टर्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, ओके। अब ये गैस का नेचर कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा। गैस का नेचर देखिए ऐसे रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो मोर इजीली लिक्विफिएबल गैसेस हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगी। फिजिक्स ऑप्शन की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो फिजिक्स ऑप्शन में क्या होगा, फिजिक्स ऑप्शन नॉन स्पेसिफिक होता है। तो फिजिक्स ऑप्शन अगर नॉन स्पेसिफिक होता है तो मोर इजीली लिक्विफिएबल गैस इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगी। वहां पर कोई केमिकल बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है नेचर ऑफ गैस में, नेचर ऑफ गैस में तो आपको बात ये ध्यान रखनी है मोर इजीली लिक्विफिएबल गैस। लिक्विफिएबल get adsorbed more easily liquefiable gas get adsorbed easily। कौन सी होती है मोर इजीली लिक्विफिएबल गैस, वो भी जान लेते हैं। तो मोर इजीली लिक्विफिएबल गैस जैसे जिसमें पोलैरिटी हो थोड़ा बहुत, जैसे CO गैस। ओके, CO गैस हो गया, CN हो गया, हाइड्रोजन की कोई गैस हो, CO हो गया, और भी जितने भी डिफरेंट टाइप के हैं जैसे मीथेन हो गया जिसमें भी एटम डिफरेंट डिफरेंट हैं, अमोनिया हो गया। तो ये सारी गैसेस का जो एब्जॉर्प्शन है ये ज्यादा होता है किस तरीके की गैसों से, लाइक नॉन पोलर गैसेस जैसे हाइड्रोजन, O2, N2, इस तरीके की गैसेस। इनके रिस्पेक्ट में इन गैसेस का लिक्विफिकेशन आसान है। तो मोर जो इजीली लिक्विफिएबल गैसेस हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब होंगी और जो नॉन पोलर गैसेस हैं वो देर से एब्जॉर्ब होंगी। तो ये वाली गैसेस क्या होंगी, ये वाली पर्टिकुलर ये नहीं, ये मोर इजीली एब्जॉर्ब। ओके, और यहां पर एब्जॉर्प्शन इज स्लो, वेरी स्लो। तो ये हो गया नेचर ऑफ गैस। अब देखिए नेचर ऑफ सॉलिड भी इस चीज पे डिपेंड करेगा। जबकि केमिकल ऑप्शन की अगर मैं बात करूं इसी में, तो केमिकल ऑप्शन में वही गैसों का एब्जॉर्प्शन होगा जो कि एब्जॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, उन्हीं का एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, फिजिक्स ऑप्शन कोई स्पेसिफिक नहीं होता, तो जो इजीली मोर इजीली लिक्विफिएबल गैस है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहां पर बॉन्ड का कोई चक्कर नहीं। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ सॉलिड। नेचर ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड के नेचर पे अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या होता है, जितनी भी नॉन पोलर गैसेस यानी ये गैसेस हैं, इनके लिए बेस्ट सुटेबल एब्जॉर्बेंट क्या है, मेटल, जैसे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम, प्लैटिनम। ओके, और एक्टिवेटेड चारकोल इनके लिए बेस्ट है। तो ये दो पॉइंट बस नोट कर लेंगे, एक्टिवेटेड चारकोल is best suitable adsorbent for
liquefiable gases, more easily liquefiable gases। एग्जाम्पल कौन कौन सी गैसेस, जैसे कि यहां पर CO है, NH3 है, मीथेन है, एक्सेट्रा। ओके, CN का डायनेमिक फॉर्म लेंगे तभी हाइड्रोजन गैस बनेगी, अदरवाइज नहीं। तो CN रहने दीजिएगा, सिर्फ आप CO, मीथेन और अमोनिया यही समझिएगा। ओके, अच्छा दूसरा एक्टिवेटेड चार्कोल तो इनके लिए हो गया, और मेटल is best suitable adsorbent for non-polar gases। non-polar गैस के लिए मेटल सबसे बेस्ट है। गैसेस कौन कौन सी गैसेस हैं, जैसे H2, N2, O2। ओके, आपने सुना भी होगा हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम में भी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। तो मेटल की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन, तो ये नेचर ऑफ सॉलिड हो गया और नेचर ऑफ गैस हो गया। थर्ड आते हैं, थर्ड पॉइंट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो देखिए सरफेस एरिया कैसे मैटर करता है। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि एड्सॉर्बेंट की सरफेस अगर बड़ी होगी तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा मिलेगा, चाहे यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनाओ या मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर बनाओ। ओके, तो यहां पर सिर्फ इतना लिख लेंगे, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, सरफेस एरिया में यही। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, तो एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड कितना एक्टिव है इस पे बात कर लेते हैं। एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड, यानी जिसकी सरफेस पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके एक्टिवेशन पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, जिसकी सरफेस पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं एड्सॉर्बेंट की। एड्सॉर्बेंट जितना ज्यादा एक्टिवेटेड होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट होगा। अब इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए आपको और ज्यादा एक्टिव करना पड़ेगा सॉलिड को। एक्टिव करने का एक तरीका हो गया कि आप उसमें नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स बढ़ा दीजिए। किस तरीके से, जैसे नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स बिल्कुल उसी तरीके से बढ़ाए जा सकते हैं जैसे किसी सॉलिड को क्या किया जाए, हम एक क्रिस्टल के फॉर्म में ना ले बल्कि उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दें। तो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे, और नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स बढ़ जाने से क्या होगा, एड्सॉर्प्शन का रेट भी बढ़ जाएगा, एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट भी बढ़ जाएगा। ओके, तो ये लिख लेंगे, इसमें आप नोट ही कर लो। ग्रेटर द एक्टिवेशन पावर ऑफ अ सॉलिड greater will be the extent of adsorption. Okay, greater the activation power of adsorbent, greater will be the extent of adsorption, उतना ज्यादा adsorption। ओके, अब रह गए दो फैक्टर और, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो दो फैक्टर और कौन कौन से हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट x/m वर्सेस t का ग्राफ हम लोगों ने देखा था, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था, तो आइसोबार एडसॉर्प्शन, आइसोबार प्रेशर कांस्टेंट किया था, तो x/m और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर उसमें था और वो पढ़ा ही चुका हूं मैं। और लास्ट फिफ्थ नंबर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी आपको पढ़ा चुका था। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखना है तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर लीजिए, तो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलीच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, लैटमुयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बताया था ना आपको, तो ये वही
ओके, तो ये दोनों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर कैसे काम करेंगे ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड, और इसी के साथ अपना कंप्लीट होता है एडसॉर्प्शन थ्योरी। कैटालिसिस में कुछ पढ़ने लायक है नहीं, और अब हम लोग चलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहां तक नोट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अपना अगला टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो शुरुआत करते हैं पेप्टाइजेशन से। तो हेडिंग डाल देंगे आप पेप्टाइजेशन। अब देखिए पेप्टाइजेशन आखिर होता क्या है। किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन को, किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कराते हैं तो इसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कराना, यानी प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कराना इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। ओके, और इस काम में कुछ आयंस का भी हम यूज करते हैं। ओके, और उनको पेप्टाइजिंग एजेंट बोला जाता है। तो देखिए लिख लेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन by shaking it with dispersion medium in presence of a small amount of electrolyte is called peptidation। और ये जो small amount of electrolyte है ना, यही कहलाते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये भी पॉइंट मेंशन कर दिया है, the electrolyte used in this process is called peptizing agent। इनको पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल। तो ऐसा कोई एग्जांपल जिससे हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया हो, तो देखिए व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट लीजिए और इसको शेक कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड के साथ, जो कि फेरिक क्लोराइड किसकी तरह काम करेगा, इसी में आयन भी है ना, तो फेरिक क्लोराइड किसकी तरह काम करेगा, पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहां पर क्या होगा, फेरिक फेरिक के कॉमन आयन की वजह से फेरिक आयन क्या हो जाएगा, एडसॉर्ब एंड स्प्लिट इनटू अ कोलाइडल पार्टिकल, और ये कोलाइडल इस तरीके का बनता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इस कोलाइडल को। ओके, तो कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट अगर किसी डिस्पर्जन मीडियम के साथ शेक किया जाए और उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं और इससे क्या बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसी बात को कहा जाता है पेप्टाइजेशन। और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं उसे कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ओके, अब यहीं पर अगर ये जो हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, अगर यहां पर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ये कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करें तो इसी को बोला जाता है कोलोडियन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है पूछा जाए, अभी तक नहीं पूछा गया है। तो कोलोडियन क्या होता है, इन सम केसेस पेप्टाइजेशन कैन आल्सो बी अचीव्ड बाय सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज कॉल्ड कोलोडियन, जैसे कि सेल्यूलोज नाइट्रेट इज पेप्टाइजिंग बाय इथेनॉल। तो सेल्यूलोज नाइट्रेट को इथेनॉल से पेप्टाइज किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कोलोडियन। ओके, तो एक तरीके का सबसेट हो गया ये कोलोडियन पेप्टाइजेशन के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, डायलिसिस क्या होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ इंप्यूरिटीज आ जाती हैं, वो आयनिक भी हो सकती है, नॉन आयनिक भी हो सकती है। तो इन इंप्यूरिटीज को रिमूव कराने का एक मेथड है डायलिसिस। तो डायलिसिस में होता क्या है, जैसे कि ब्लड की हम डायलिसिस कराते हैं तो हमारा ब्लड भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन, और उसमें जो इंप्यूरिटीज है उनको रिमूव करते हैं, सो इट इज कॉल्ड डायलिसिस। तो डायलिसिस में होता क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, प्यूरिफाई। तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक बैग होगा और उस बैग की इनर लेयर जो होगी वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होगी। ओके, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होगी उसकी इनर लेयर में, उस डायलिटिक बैग बोलते हैं। उस डायलिटिक बैग में आपको क्या करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन डालना है और फिर उसको डिप करा देना है वाटर में। तो आप डिप जब कराएंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे जो लाइटर पार्टिकल्स है, जो इंप्यूरिटीज हैं आयनिक या नॉन आयनिक, उनका साइज छोटा है तो वो एसपीएम से पास आउट कर जाएंगे, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कर जाएंगे। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्योंकि बड़ा है तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाएंगे।
तो इस तरीके से हमने स्मॉल साइज ऑफ इंप्यूरिटीज को कोलाइडल पार्टिकल्स से अलग अलग कर लिया। ओके, इसी प्रोसेस में अगर आप इलेक्ट्रोड्स का सहारा ले लें, कैथोड और एनोड लगा लें, तो आयनिक इंप्यूरिटीज जो होंगी एनायन एनोड की तरफ माइग्रेट करेगी, कैटायन कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगी। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसी टर्म को क्या बोल दिया जाएगा फिर? इलेक्ट्रोडायलिसिस। ओके, जितना मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है, चाहे आप यहां से देखो, आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, एक ही चीज है। ओके, तो देखते हैं डायलिसिस में क्या है। By this method soluble impurities soluble है, अगर soluble नहीं होती तो हम उसको फिल्टर ही कर लेते ना। तो soluble impurities removed from colloidal solution by taking colloidal solution in a bag made of SPM। SPM में क्या हो सकता है? parchment paper, cellophane, ये सब हो सकते हैं। अब इसको क्या कर देना है? आपको डिप कर देना है वाटर में। The molecular or ionic impurities which are smaller in size pass through SPM, but the colloidal particles are larger in size, bigger in size, so they cannot pass through SPM। और इस तरीके से हमने अलग अलग कर दिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो देखिए टिंडल इफेक्ट है क्या, जैसे कि मैं आपको अगर इस डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो मैंने लिखा हुआ है ये उसी के थ्रू लिखा हुआ है। तो जैसे a strong beam of light pass through a colloidal solution placed in a dark, the path of light get illuminated by making Tyndall cone to form bluish light। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, एक सोर्स ऑफ लाइट लीजिए, उससे हर डायरेक्शन में फोटॉन्स जा रहे होंगे। ओके, तो क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट चाहिए, उसके लिए एक लेंस लगा दीजिए, लाइट कन्वर्ज हो जाएगी। तो एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट आपको क्या करना है? कोलाइडल सॉल्यूशन पे पास करना है। उस कोलाइडल सॉल्यूशन को आपको डार्क में रखना है। कोलाइडल सॉल्यूशन में जब वो स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट जाएगी तो एक टिंडल कोन बनाएगी। कोन बनाएगी, उसको टिंडल ने अपना इफेक्ट बताया है, तो टिंडल ने अपने ही नाम पे बता दिया टिंडल कोन। तो ये कोन बनाएगी, टिंडल कोन। अब यहां पर जो भी बीम ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कह लो जो करस्पॉन्ड कर रही होगी, वो ब्लू की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को करस्पॉन्ड कर रही होगी। तो यहां पर एक ब्लू कलर का टिंडल कोन बनता है। और ये जो ब्लू कलर का टिंडल कोन बनता है, इसके बाद यही ब्लू कलर क्या होता है? स्कैटर्ड होता है। ये ऊपर माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्वर इसी चीज को देख रहा है कि टिंडल कोन का कलर क्या आया, वो ब्लू आया, और इसी वजह से ब्लू कलर क्या हो रहा है? स्कैटर्ड हो रहा है। ओके, तो ये है टिंडल इफेक्ट। इवन इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल जैसे आसमान नीला क्यों है? तो आसमान नीला क्यों है? तो हमारा एटमॉस्फेयर भी तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, और उस कोलाइडल सॉल्यूशन में ब्लू कलर का टिंडल कोन ही स्कैटर्ड हो रहा है, इस वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है ना। जावेद अख्तर का लड़का है ना, फरहान अख्तर, बेचारा बहुत कंफ्यूजिंग लड़का है, उसने गाना गाया है ना, रॉक स्टार देखा होगा आपने, उसमें गाना क्या गाया उसने? आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन। तो आसमान नीला क्यों है, अगर आपको मिल जाए तो बता दीजिएगा, ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। और पानी गीला गीला क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। और गोल क्यों है जमीन, ये ज्योग्राफी वाले से जाके पूछ लो, केमिस्ट्री के पहले 2 क्वेश्चन थे तो वो उसका मैंने आंसर दे दिया। ओके, आसमान नीला क्यों है? ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। नोट कर लेंगे यहां तक। ओके, तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब अपने को पढ़ना है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे कैटाफोरेसिस भी कहते हैं, और कोगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन। कोगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन, तो ये दोनों टॉपिक हैं, और ये दोनों टॉपिक हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों का नेचर एक दूसरे के लिए बिल्कुल अपोजिट होता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस का मतलब क्या है? किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कर रहे हैं और उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स स्प्लिट अप हो रहे हैं। तो स्प्लिट अप हो रहे हैं जिसमें कि कैटायन कैथोड की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, एनायन एनोड की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। तो कोई कोलाइडल सॉल्यूशन स्प्लिट अप हो रहा है स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, और माइग्रेशन हो रहा है कैटायन का कैथोड की तरफ, एनायन का एनोड की तरफ। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। ओके, तो जैसे हमारे पास
ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये एक कोलाइड है और इसमें मैंने क्या किए हैं, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। यहां पर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, जैसे नेगेटिवली चार्ज ये रॉड हो गई और पॉजिटिवली चार्ज ये रॉड हो गई। और इसको अगर हम यहां से पास करें तो क्या होगा, यहां पर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो यहां आ जाएंगे और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इधर माइग्रेट करने लगेंगे। ओके, ये वाले पार्टिकल कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और ये वाले कैसे हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स। इस तरह से मूव करेंगे। तो आपने देखा है कोलाइडल पार्टिकल का क्या कर रहे हैं, स्प्लिट अप कर रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन का स्प्लिट अप कर रहा है। इसी बात को यहां पर देख भी लेते हैं। तो देखिए, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। इसमें पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड पार्टिकल मूव टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड वाइस वर्सा। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और जितने नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। दिस इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। ओके, अब ये एनसीईआरटी वाली ही टेबल है, तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज सॉल्व के नाम आपको याद रखने हैं, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके, चलिए देखते हैं। पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व में फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, टिटेनियम, मिथाइलिन ब्लू और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी कैसा आता है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व में आता है। ओके, तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। और इसी तरीके से इधर है नेगेटिवली चार्ज सॉल्व, आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज सॉल्व। तो ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व और नेगेटिवली चार्ज सॉल्व की दो कैटेगरी बनाई गई है। ओके, अब बात करते हैं कोआगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है। इसका जस्ट अपोजिट मैं आपको कोआगुलेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूं। सपोज ये एक ड्रॉप है, किसकी ड्रॉप है, वाटर की मान लीजिए। इसके बगल में एक और ड्रॉप ले आऊं, इसके बगल में यहां पर एक और ड्रॉप ले आऊं, थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, एक बड़ी ड्रॉप बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड कोआगुलेशन। ऐसा ही कुछ है ना। तो अब है क्या कि यहां पर हम कोआगुलेट पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व के लिए, जैसे इसमें से कोई हमने नेगेटिवली चार्ज सॉल्व किया और पॉजिटिवली चार्ज आयन को उसके ऊपर हमने पास कराया, तो वो दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्लब होंगे और एक बिगर साइज का कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इसे कहते हैं कोआगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन। ओके, चलिए देखते हैं। The precipitation of a colloidal solution through induced aggregation। induced aggregation का मतलब है अगर कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको किसकी तरफ माइग्रेट कराएंगे, नेगेटिवली चार्ज सॉल्व की तरफ। ओके, ताकि अपोजिट चार्ज की वजह से क्या होगा, कोआगुलेशन होगा। सेम चार्ज होगा तब तो रिपल कर देगा। by the aggregation by the addition of suitable electrolyte is called coagulation or flocculation। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रेसिपिटेशन होना है कोलाइडल सॉल्यूशन का थ्रू इंड्यूस्ड एग्रीगेशन बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, जो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो नेचर होगा उसके अपोजिट नेचर का हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे ताकि कोआगुलेशन हो जाए। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, कोआगुलेशन। ओके, अब अगर आपको कोआगुलेशन ज्यादा कराना है तो उसके लिए भी समझ लीजिए। उसके लिए क्या है, ये सब बातें हार्डी-फेजुल लॉ जो नीचे मैंने लिखा हुआ है उसी पर बेस्ड है कि जितना ज्यादा नेगेटिवली चार्ज सॉल्व के लिए जितना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे कोआगुलेशन उतना ही ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा उतना ही कोआगुलेशन कम होगा। आप खुद सोचिए, ब्लीडिंग जब होती है तो आप फिटकिरी लगाते हैं, एलम रब करते हैं। क्यों करते हैं, तो फिटकिरी जब लगाते हैं, जो हम एलम लगाते हैं, तो एलम में एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। वो पॉजिटिवली चार्ज आयन ब्लड का नेगेटिवली चार्ज सॉल्व के साथ क्या कर लेता है, कोआगुलेट कर लेता है, और कोआगुलेट करके उसका बिगर साइज बना लेता है। अब अगर कट छोटा होगा तो ब्लीडिंग क्या होगी, रुक जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नस काट के और एलम लगाने की सोचना है, कभी करना भी नहीं, क्योंकि अगर कट का साइज बड़ा होगा तो कभी भी वहां पर कोआगुलेशन नहीं होने वाला है। तो
तो कोगुलेशन का मतलब क्या हो गया? कोगुलेशन का मतलब हो गया किसी नेगेटिवली चार्ज सॉल्व के लिए पॉजिटिवली चार्ज आयन का माइग्रेट होना, और किसी पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व के लिए नेगेटिवली चार्ज आयन का माइग्रेट होना, और अपोजिट चार्ज से क्या होगा? वो क्लब होंगे और वो क्या बनाएंगे? बिगर साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल बनाएंगे। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं। ये कोगुलेशन वैल्यू या फ्लोक्युलेशन वैल्यू को डिफाइन करने का तरीका है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, वो मिलीमोल में होना चाहिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन so as to cause its complete coagulation is called coagulation value or flocculation value। और ये coagulation value और flocculation value पर रिसर्च किया हार्डे-सेजुल ने, तो उन्होंने अपना लॉ बना दिया हार्डे-सेजुल लॉ। चलिए देखते हैं हार्डे-सेजुल लॉ क्या है। The ion carrying charge opposite to that of small particle are effective to cause coagulation। ये बात मैंने आपको बताई। अगर चार्ज नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है तो पॉजिटिवली चार्ज आयन से ही कोगुलेशन हो सकता है, अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है तो नेगेटिवली चार्ज आयन से ही कोगुलेशन होगा। ओके, और अगला पॉइंट मैं आपको ये भी बता चुका हूं, तो ये क्या है? फॉर नेगेटिवली चार्ज सॉल्व like AS2S3, Sb2S3, copper, silver, gold, etc. Greater the positively charged ion, greater will be the coagulation or flocculation value। अब एक बात और याद रखिएगा, ये मैंने बताया इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोगुलेशन वैल्यू क्या है? एक दूसरे के अपोजिट्स, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख भी लीजिएगा। कोगुलेशन और फ्लोक्युलेशन is inversely proportional to electrophoresis और cataphoresis। अब क्वेश्चन में समझिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए AS2S3 है, ओके, इधर वाला भी इरेज कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए AS2S3 है, तो ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन को माइग्रेट कराते हैं तो क्या होगा? कोगुलेशन। ओके, अब पॉजिटिवली चार्ज आयन में कौन सा? तो जैसे देखिए, एक सोडियम आयन ले लेते हैं, एक बेरियम आयन ले लेते हैं, एक एल्यूमिनियम आयन ले लेते हैं, इस तरीके का लेते हैं। तो अब कौन सबसे पहले कोगुलेशन करेगा? तो सबसे ज्यादा कोगुलेशन कौन करेगा? तो सबसे ज्यादा कोगुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो Al+3 सबसे ज्यादा कोगुलेशन करेगा। तो कोगुलेशन वैल्यू Ba2+ से कम और Na+ की सबसे कम। तो ये क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन। तो ये तो कोगुलेशन का ऑर्डर हो गया या फ्लोक्युलेशन का। अगर अपने से पूछा जाए इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस का ऑर्डर बताओ, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा, यानी Na+, Ba2+, Al3+। कॉन्सेप्ट समझिए, यहां पर आपको बड़ा चार्ज पार्टिकल यानी कि कोलाइड बनानी नहीं है, बल्कि उसको स्प्लिट अप करना है। तो इससे तो क्या हो रहा है? Al3+ से बड़ा चार्ज पार्टिकल बन रहा है, कोलाइड बन रहा है, कोलाइड का साइज और बड़ा हो रहा है, तो आपको तो छोटा करना है। तो इनके हिसाब से सबसे छोटा कौन सा करेगा? ये। ओके, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब एक लास्ट और छोटा सा टॉपिक बचा है, गोल्ड नंबर। और ये प्रोटेक्टिव कोलाइड की प्रोटेक्टिंग पावर को मेजर करने के लिए होता है। तो जो प्रोटेक्टिव कोलाइड होते हैं, उन प्रोटेक्टिव कोलाइड की प्रोटेक्टिव पावर को मेजर करने के लिए एक टर्म बना है गोल्ड नंबर। तो वो अपने को और देखना है, यहां तक जल्दी से नोट करेंगे आप। और लास्ट टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं गोल्ड नंबर। तो चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, गोल्ड नंबर। अब ये गोल्ड नंबर है क्या? सोने का नंबर नहीं है। एक्चुअल में ये जो कोगुलेशन हो रहा है, इस कोगुलेशन को रोकने के लिए कुछ प्रोटेक्टिव कोलाइड की मदद ली जा रही है। और प्रोटेक्टिव कोलाइड की प्रोटेक्टिंग पावर, कौन सा प्रोटेक्टिव कोलाइड अच्छा है या बेकार है, इसको मीजर करने के लिए पैरामीटर बनाया गया है गोल्ड नंबर। ओके, फिर से बता देता हूं, कोगुलेशन जो हो रहा था,
अपोजिटिवली चार्ज आयन पार्टिकल्स के मिलने से कोगुलेशन हो रहा था, बिगर साइज बन रहा था। इस कोगुलेशन को अपने को रोकना है। रोकने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस चाहिए, और वो केमिकल सब्सटेंसेस कहलाएंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड। अब कौन सा प्रोटेक्टिव कोलाइड कितना अच्छा है, इस बात को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया, गोल्ड नंबर। तो अब गोल्ड नंबर क्या होता है, चलिए वो समझते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड that just prevent the coagulation of 10 ml of a standard gold sol. When 1 ml of 10% NaCl is added to it, is called gold number of a protective colloid. उम्मीद है आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, आता भी नहीं है जल्दी गोल्ड नंबर की डेफिनेशन समझ में। अब आप इसको डायग्राम के थ्रू समझो। ये एक कंटेनर है, इसमें 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल है। ओके, इसमें मैंने 1 ml ऑफ 10% NaCl को ऐड किया। अब ये 10% क्या है? परसेंटेज क्या है? कुछ नहीं होता, तो वेट बाय वेट होता है, यानी 100 ग्राम में 10 ग्राम NaCl, उसका 1 ml सॉल्यूशन। तो 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन को मैंने इसमें ऐड किया। ओके, अब क्या होने वाला है? अब यहां पर जितने नंबर ऑफ मिलीग्राम हमें ऐड करने होंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड के, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कोगुलेशन, उसी को कहा जाएगा उसका गोल्ड नंबर। तो अब इतना करने के बाद द नंबर ऑफ मिलीग्राम of protective colloid, the number of milligram of a protective colloid used to prevent coagulation, okay, वही उसका क्या हो जाएगा? गोल्ड नंबर। अब आप फिर से पढ़ो, अब समझ में आएगा। द नंबर ऑफ मिलीग्राम of a protective colloid, okay, of a protective colloid that just prevent coagulation. क्या करना है? इसका काम क्या है? coagulation को रोकना। That just prevent coagulation of 10 ml of a standard gold sol when 1 ml of 10% NaCl solution is added to it is called its gold number. अब आप एक मैं बात बताऊंगा, ये नीचे मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं कि इनके गोल्ड नंबर क्या है। ये प्रोटेक्टिव कोलाइड है, प्रोटेक्टिव कोलाइड। ओके, तो ये प्रोटेक्टिव कोलाइड है और ये उनके गोल्ड नंबर दिए गए हैं। अब आप ये सोचो कि इनमें से कौन अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड है? वो सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड होगा जिसके नंबर ऑफ मिलीग्राम सबसे कम यूज हुए होंगे। तो कम यूज हुए होंगे का मतलब हो गया जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा, यानी ये सबसे वर्स्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड है और ये बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड है। तो ये बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड हो गया, बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड हो गया, ठीक है ना? और ये वर्स्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड हुआ। जितने यहां एग्जांपल है उनमें बता रहा हूं। तो जिसका गोल्ड नंबर कम होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर उतनी ही अच्छी होगी। ये इनवर्सली क्यों है? क्योंकि यहीं पर समझिए ना, मिलीग्राम कम यूज करोगे तो प्रोटेक्शन हो गया। सोचिए 10 मिलीग्राम यूज करने से किसी के 10 मिलीग्राम, जैसे इन्हीं दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर 25 मिलीग्राम यूज करना पड़ गया इस सॉल्यूशन में कोगुलेशन को रोकने के लिए, और यहां पर 0.006 ग्राम ही यूज करना पड़ गया इसको रोकने के लिए। तो कौन ज्यादा अच्छा है? इसका मतलब इसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा अच्छी है और इसकी प्रोटेक्टिव पावर बेकार है, वर्स्ट है। इसीलिए मैंने इसको लिखा बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड और इसको लिखा वर्स्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड। ओके, तो ये था हमारा सरफेस केमिस्ट्री और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।